मॉर्निंग भारत, मैं आपके साथ कनकश्री। आप सभी का स्वागत है हर पल न्यूज चैनल में। आज हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जो हमारे हिंदुस्तान टाइम ने सबसे बड़ी खबर छापी है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने पर देशवासियों को संबोधित किया है और साथ ही बधाई दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ डोज की संख्या को पार कर चुका भारत फिलहाल महामारी को लेकर थोड़ा सुरक्षित माना जा रहा है। उसकी इस उपलब्धि को देश विदेश में सराहा भी किया जा रहा है। शंकाओं और विवादों के बीच भारत ने जिस गति से इस लक्ष्य को हासिल किया, उसका व्यापक अर्थ भारत और भारत के लोग खुद हैं। खुद की समझ में भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम संबोधित में इस मुख्य संदेश के साथ हर क्षेत्र में लक्ष्य को आत्मनिर्भर बनने की दिशा भी दिखाई। वहीं बिना नाम लिए विपक्ष की ओर से उठाए जाते रहे सवालों का भी जवाब दिया और कहा, टीकाकरण का काम वैज्ञानिक आधार व गौर तरीके से हुआ। इसमें वीआईपी कलेक्टर हावी भी होने नहीं दिया जाएगा। तेज गति से देश आगे बढ़ा और 100 करोड़ मुफ्त टीका लगा। मोदी ने इस उपलब्धि के लिए पूरे देश को सामूहिक प्रवास का श्रेय देते हुए कहा कि यह उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की प्रतिष्ठा करता है। पीएम के ये शब्द इसलिए खास मायने रखते हैं क्योंकि सरकार का पूरा जोर देश को आत्मनिर्भर बनने पर है और उसमें भी पूरे देश की क्षमता की जरूरत है। सरकार ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी लक्ष्य दिया है और पिछले दिनों में यह संकेत भी मिलता रहा कि भारत सबसे तेज गति से बढ़ रही इकोनॉमिक में शामिल है। मोदी ने कहा, समाज से लेकर इकोनॉमिक हर तबके में आशा ही आशा नजर आती है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड निवेश आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। स्टार्टअप के रिकॉर्ड निवेश आ रहा है। रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं। पिछले महीने में किए गए सुधार गति शक्ति से लेकर नई ड्रोन पॉलिसी तक भारत की अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। पीएम ने ट्विटर हैंडल की डीपी बदली। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ डोज लगाए जाने के बाद अपनी ट्विटर हैंडल की डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर भी बदल दी। इसमें अब कोरोना टीकाकरण में भारत की मिली सफलता की फोटो लगाई गई है। इस फोटो में लिखा गया है, बधाई भारत, 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाई गई। अमर उजाला ने महिलाओं को लेकर बड़ी खबर छापी है कि सेना के अंदर महिलाओं को भी स्थायी कमीशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 7 कार्य दिवस में 39 महिलाएं सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने बताया कि अदालती आदेश के तहत 71 सैन्य अधिकारियों में से 39 को ही योग्य पाया है। 7 को स्वास्थ्य कारणों में से सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। शीर्ष अदालत महिला अधिकारियों द्वारा दावर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने रक्षा मंत्रालय के प्रवासियों की सराहना करते हुए इन सभी 39 अधिकारियों को 1 नंबर तक स्थायी कमीशन प्रदान करने के निर्देश दिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कोर्ट को अयोग्य पाई गई 25 महिलाएं अधिकारियों के बारे में भी जानकारी दी। इस पर पीठ ने एक चार्ट के जरिए आयोग बताया जाने के आधार स्पष्ट करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश के मामले में कहा था कि 60% कट ऑफ वाली सभी महिलाएं अधिकारी स्थायी कमीशन की हकदार हैं। बस शर्त है चिकित्सा तथा अन्य मानदंडों को भी पूरा करती हो। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 60% कट ऑफ की शर्त पूरी करने के बावजूद उन्हें स्थानीय कमीशन नहीं दिया जा रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 1 अक्टूबर को अगले आदेश तक उनकी सेवा मुक्त पर रोक लगा दी थी। साथ ही सरकार को फिर से इस मामले पर विचार करने के लिए कहा था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया, 72 महिलाएं अफसरों में से एक ने सेवा मुक्त होने का निर्णय किया है। एएसजी संजय जैन ने बताया, बाकी 71 अफसरों में से 7 चिकित्सक रूप से अनफिट करार दिए गए हैं। 25 अधिकारियों को अनुशासन
सहित अन्य कारणों से योग्य नहीं माना गया। इन महिलाओं अधिकारियों के लिए पुरुष सैन्य अधिकारियों के लिए वही मानदंड अपनाए गए जो पुरुष अधिकारियों के लिए निर्धारित हैं। चयन में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। 39 अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के काबिल मिली। एक दूसरे को वैक्सीन को मंजूरी देने या नहीं देने को लेकर भारत और ब्रिटेन में जो गलतफहमी थी वह खत्म हो चुकी है। दोनों देशों की सरकारें द्विपक्षीय रिश्तों की प्रगाढ़ बनाने की कोशिश फिर से तेज कर चुकी हैं। शुक्रवार को भारत की यात्रा पर आई ब्रिटेन की विदेशी मंत्री एलिजाबेथ ट्रेस की विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय मुद्दे पर विस्तार से वार्ता हो चुकी है। पहली बार भारत और ब्रिटेन की तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास गुरुवार को शुरू हुए, जो 7 दिन तक चलेगा। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी की इस महीने के अंत में ब्रिटेन जाने की तैयारी भी हो रही है। मोदी के 31 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंसिंग का 26 में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचेंगे। ग्लासगो में उनकी ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन में रहस्य द्विपक्षीय मुलाकात होगी। जॉनसन पिछले 1 वर्ष में 2 बार भारत की यात्रा अंत समय में रद्द कर चुके हैं। चुनाव के बाद सत्ता संभालने के बाद उनकी पीएम मोदी के साथ यह पहली आमने सामने मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के तरफ से भारत व ब्रिटेन में होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को लेकर विवादित वार्ता का ऐलान होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो मई 2021 में पीएम मोदी और जॉनसन के बीच वर्चुअल बैठक में समग्र रणनीतिक साझेदारी को लेकर सहमति बनाई थी। उसके बाद से कई स्तरों पर द्विपक्षीय आदान प्रदान होने की शुरुआत होनी थी। कुछ वजहों से इसमें देरी हो गई है, लेकिन अब दोनों देश इसकी भरपाई कर रहे हैं ताकि शीर्ष नेताओं की तरफ से दिए गए निर्देश के मुताबिक द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत किया जा सके। दोनों देश पहले एकजुट और उसके बाद कोविड की वजह से वक्त गंवा चुके हैं। अब जिस हिसाब से वैश्विक कूटनीतिक व अर्थनीति बदल रही है, उसी हिसाब से दोनों देश आपसी रिश्ते में समझौते बनाने में जुट गए हैं। यही वजह है कि शुक्रवार को ब्रिटेन की विदेश मंत्री की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अलग से मुलाकात हुई है। इसमें ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, फिनटेक जैसे बेहद नए क्षेत्रों में सहयोग को लेकर काम करने पर चर्चा हुई है। Modern chief executive sees pandemic over in a year. Modern INEC chief executive Stephen Bancel thinks the coronavirus pandemic could be over in a year as increased vaccine production ensures global supplies, he told the Swiss newspaper Schweizer Zeitung. First ever US initial report on climate puts India, Pakistan among 11 countries of high risk and concern. दिल्ली में इस बार पिछले 3 साल में सबसे साफ हवा के साथ सर्दियों की शुरुआत हुई है। इसकी वजह मानसून का अधिक देर तक सक्रिय रहना है, लेकिन इस साल गर्मी में प्रदूषण अधिक रहा। वह बात CI साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट में कही गई है। CIC के विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बार सर्दी की शुरुआत में भले ही प्रदूषण ज़्यादा नहीं है, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह में पराली का धुआं बढ़ने से प्रदूषण बढ़ सकता है। इसे रोकने के लिए यदि कारगर कदम नहीं उठाए गए तो पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण ज़्यादा भी हो सकता है। CIC ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 67 शहरों में फैले 156 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों से डाटा लेकर जनवरी 2018 से अक्टूबर 2021 तक की वायु गुणवत्ता का विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2021 में सर्दी के मौसम में 23 दिन हवा की गुणवत्ता गंभीर व खतरनाक थी। इसके पहले वर्ष 2019 और 2020 में 25 दिन और वर्ष 2018 से 19 में 34 दिन हवा की गुणवत्ता गंभीर है या खतरनाक श्रेणी में थी। इस तरह सर्दी के मौसम में PM 2.5 के अधिक संवाद वाले दिनों की संख्या में गिरावट देखी गई है।
इस साल मॉनसून के दौरान 96 दिन PM 2.5 का स्तर मानक के अनुरूप रहा, लेकिन गर्मी के मौसम में प्रदूषण अधिक था। CIC की कार्यकारी निर्देशक अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा कि गर्मी के मौसम में प्रदूषण बढ़ना भी चिंताजनक है। सर्दी के प्रदूषण की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे रोकने के लिए कितने व्यतिरिक्त कदम उठाए गए। CIC के अनुसार अक्टूबर और नवंबर के आसपास प्रदूषण में पराली की भूमिका 40% तक पहुंच जाती है। इस बार बारिश अधिक दिनों तक होने के कारण अभी ज्यादा पराली नहीं जलाई गई। ऐसे में इस बात की संभावना है कि एक साथ बड़े स्तर पर पराली जलाई जाएगी। इससे नवंबर के पहले सप्ताह में पराली के धुएं के कारण प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दुष्कर्मियों के खौफ पैदा करने के लिए नागौर के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को नजीर पेश की है। पुलिस की कार्यशैली भी सराहनीय रही, तभी तो 8 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी मुंह बोले मामा दिनेश को कोर्ट ने 23 दिन में ही सजाए मौत सुना दी। यह तेजी इसलिए भी खास है क्योंकि इन 33 दिनों में 11 दिन कोर्ट की छुट्टियां रहीं। जज रेखा राठौड़ ने गुरुवार को ही दिनेश को दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान दिनेश के वकील ने उसकी कम उम्र और पहली गलती का हवाला देकर कम सजा की मांग की थी। यही नहीं, दिनेश की दिमागी हालत ठीक न होने का हवाला भी दिया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से जांच में फिट निकला। कोर्ट में दलीलों को दरकिनारा करते हुए और मौके से मिले खून और अन्य तथ्यों की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए फांसी की सजा सुनवाई। घटना 20 सितंबर को हुई थी। पांदुकुला थाना में एक गांव में दोपहर करीब 3 बजे घर के पास ही रहने वाला मुंह बोला मामा 8 साल की मासूम बच्ची के घर आया था। बाद में परिजनों ने मासूम को मुंह बोले मामा के साथ उसके घर भेज दिया। देर शाम तक जब मासूम नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास के घरों तथा खेतों में बच्ची को ढूंढा। आरोपी युवक कुछ बताने के बजाय धमकाने लगा। परिजन थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से करीब 2 बजे बच्ची की लाश घर के पास ही खेत में खड़ी फसल में मिल गई। इसके बाद पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।